कश्मीर के बुरझोम में जब जमीन खोदी गई तो एक बहुत ही हैरान करने वाला नजारा मिला। आप उसी कंकाल वाले मामले की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल। इंसानों के कंकालों के ठीक बगल में कुत्तों के कंकाल दफनाए गए थे। अब ये कोई हॉरर फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सबूत है जो सीधे एग्जाम पेपर में छपता है। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प भी है ना? अगर हम उस दौर की कल्पना करें तो जाहिर है कि उस समय के इंसान ने लिखना नहीं सीखा था। उनके पास कोई डायरी नहीं थी जिसमें वो अपनी दिनचर्या लिख सके। सही बात है, कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं था। फिर भी आज हम हजारों साल बाद ये जानते हैं कि वो कैसे रहते थे, किन जानवरों से उनका लगाव था। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारा मिशन इसी टाइम ट्रैवलिंग जासूसी को समझना है, विशेषकर उन छात्रों के लिए जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। मुझे ये टाइम ट्रैवलिंग जासूस वाला फंडा बहुत पसंद आया। शुक्रिया। हम अक्सर इतिहास के भारी भरकम तथ्यों के बोझ तले दब जाते हैं, रट्टा मारते रहते हैं, लेकिन आज हम उन तथ्यों को रटने के बजाय उनके पीछे के मैकेनिज्म को डिकोड करेंगे। प्राचीन इतिहास के स्रोत आखिर काम कैसे करते हैं। देखो, इस तरह के साक्ष्य हमें बताते हैं कि इतिहास सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि हम कैसे जानते हैं कि ऐसा हुआ। मतलब सोर्स की प्रामाणिकता। बिल्कुल। जब परीक्षा में कोई प्रश्न आता है तो वो अक्सर किसी ऐतिहासिक दावे के पीछे के स्रोत की बात करता है। बुरझोम का उदाहरण ही ले तो ये महज एक दफन कुत्ता नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये इस बात का पुरातात्विक प्रमाण है कि नवपाषाण काल तक मनुष्य का जानवरों के साथ एक गहरा, शायद कोई आध्यात्मिक या भावनात्मक संबंध स्थापित हो चुका था। अरे वाह, मतलब ये सिर्फ एक तथ्य नहीं, एक पूरी कहानी है। बिल्कुल। इसलिए एक जासूस की तरह हमें यह देखना होता है कि सबूत जमीन से निकला है या किसी किताब में लिखा है या किसी भारी व्यक्ति ने देखा है। और यहीं से हमारी ये तहकीकात शुरू होती है। लेकिन किसी भी घटना की जांच करने से पहले जगह और समय की शिनाख्त जरूरी है। हाँ, वो जो सबसे बेसिक चीज है। तो अगर हम अपने पहले सबूत की बात करें तो वो है हमारे देश का नाम। महाकाव्यों में जिस जमीन को भारतवर्ष कहा गया, वही नाम विदेशी सीमाओं तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल बदल गया। ये नामकरण का सफर अपने आप में एक बहुत बड़ी भौगोलिक पहेली है। बिल्कुल। ये सफर भारतवर्ष से शुरू होकर इंडिया तक कैसे पहुंचा? दरअसल नाम बदलने की ये प्रक्रिया एक भाषाई मजबूरी का नतीजा थी। प्राचीन ईरानी जब उत्तर पश्चिम से इस उपमहाद्वीप की तरफ आए तो उनका सामना सबसे पहले विशाल सिंधु नदी से हुआ। सिंधु नदी। हाँ, अब समस्या ये थी कि प्राचीन फारसी भाषा में स ध्वनि का उच्चारण अक्सर ह की तरह किया जाता था, इसलिए सिंधु उनके उच्चारण में हिंदू बन गया। अच्छा, तो ये कोई धार्मिक शब्द नहीं था शुरुआत में? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक भौगोलिक पहचान थी। सिंधु नदी के पार की जमीन हिंदुस्तान कहलाई। तो ये महज एक उच्चारण की गड़बड़ी थी जिसने एक पूरी पहचान बना दी। और मैंने पढ़ा है कि यूनानियों ने इसी सिंधु नदी को इंडे कहना शुरू किया था। हाँ, यूनानियों से इंडोस या इंडे कहते थे। और फिर जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इसी यूनानी शब्द से इंडिया बना दिया। मतलब पश्चिम से आने वाले हर समूह ने एक ही नदी के आधार पर इस देश को अपने अपने तरीके से नाम दिया। सही कहा, लेकिन बात सिर्फ नाम तक सीमित नहीं रही। हाँ, समय की बात भी है। जब हम इतिहास की समय रेखा यानी टाइमलाइन को देखते हैं तो वो भी एक बाहरी सांचे में ढली हुई दिखती है। हम ईसा पूर्व और ईसवी का इस्तेमाल करते हैं, बीसी और एडी। बिल्कुल। और एग्जाम में एक सीधा सवाल आता है कि भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में किसने बांटा, जिसका उत्तर है जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफस सेलियस। बिल्कुल सही। पर यहाँ मुझे एक खटकने वाली बात लगती है। मतलब एक जर्मन इतिहासकार ने भारतीय इतिहास को क्यों बांटा? क्या हमने अपनी सभ्यता की हार्ड ड्राइव को पूरी तरह से एक विदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से फॉर्मेट कर दिया है? ये सवाल अक्सर उठता है और बहुत स्वाभाविक भी है, लेकिन इसे एक अकादमिक उपकरण के रूप में देखना ज्यादा तार्किक होगा। अकादमिक उपकरण? वो कैसे? देखो, जब इतिहास का अध्ययन एक वैश्विक स्तर पर शुरू हुआ तो दुनिया भर की अलग अलग सभ्यताओं को एक ही समय रेखा पर रखकर तुलना करने की आवश्यकता महसूस हुई। अच्छा, ताकि सबको एक फ्रेम में देखा जा सके। बिल्कुल। क्रिस्टोफ सेलियस का विभाजन कोई सांस्कृतिक अतिक्रमण नहीं था, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क था जिससे दुनिया का कोई भी इतिहासकार भारतीय इतिहास को विश्व इतिहास के संदर्भ में समझ सके।
तो अगर सब अपना अपना कैलेंडर लेकर चलते? तो ये समझना लगभग असंभव हो जाता कि जब भारत में मौर्य साम्राज्य था तब रोम में क्या चल रहा था। ये बस एक स्टैंडर्डाइजेशन की प्रक्रिया थी। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो अगर विदेशी इतिहासकारों ने हमारी समय रेखा को एक ग्लोबल फ्रेमवर्क में फिट किया, तो हम अंदरूनी तौर पर अपने समाज को कैसे दर्ज कर रहे थे? उसके लिए हमें अपने साहित्यिक स्रोतों की तरफ देखना होगा। हाँ, उस सबसे पुराने डेटाबेस को खोलना होगा जिसे इस उपमहाद्वीप ने खुद तैयार किया, हमारे वेद। अक्सर लोग वेदों को सिर्फ धार्मिक किताबों के रूप में देखते हैं, जो कि एक बहुत ही सीमित नजरिया है। बिल्कुल। परीक्षा के नजरिए से मैं इन्हें 4 अलग-अलग बड़े फोल्डर्स वाले एक विशाल इंसाइक्लोपीडिया की तरह देखता हूँ। और सबसे पुराना फोल्डर है ऋग्वेद। बिल्कुल। ऋग्वेद न केवल भारत का बल्कि पूरी इंडो यूरोपीय भाषा परिवार का सबसे पुराना उपलब्ध लिखित या यूं कहें कि संकलित दस्तावेज है। इसमें 10 मंडल हैं। 10 अध्याय। और ये एग्जाम के लिए बहुत अहम है, लेकिन यहाँ क्या से ज्यादा क्यों महत्वपूर्ण है? जैसे तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र है। हाँ, जो सूर्य देवता के एक रूप सवित्र को समर्पित है। सही बात है। फिर 9वां मंडल पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है। लेकिन सबसे दिलचस्प और एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है 10वां मंडल। और उसका पुरुष सूक्त। बिल्कुल। इसी में पहली बार 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जिक्र मिलता है। अब यहाँ जो सबसे बड़ा आहा मोमेंट है ना, वो ये है कि ऋग्वेद के सभी 10 मंडल एक ही समय में नहीं लिखे गए थे। अच्छा, तो क्या इनका समय अलग अलग है? बिल्कुल। दूसरा से लेकर 7वां मंडल सबसे पुराने माने जाते हैं, जबकि पहला और 10वां मंडल बहुत बाद में जोड़े गए। तो 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का आना कोई इत्तेफाक नहीं है? नहीं, ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है, ये इस बात का टाइम स्टैम्प है कि समाज कैसे बदल रहा था। ये एक स्पष्ट सबूत है कि शुरुआती वैदिक समाज जो कबीलाई था, जहां समानता थी, हाँ, वो अब एक जटिल कृषि समाज में बदल चुका था, जहां श्रम का विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा था। ये एक पूरी तरह से नई सोशल इंजीनियरिंग का ब्लूप्रिंट है। अरे वाह, ये नजरिया वाकई रटने की जरूरत खत्म कर देता है। और अगर हम बाकी वेदों की बात करें तो उनके काम भी बटे हुए थे, जैसे यजुर्वेद। हाँ, यजुर्वेद यज्ञ और कर्मकांडों के नियमों की एक तरह की मैनुअल है, जो गद्य और पद्य दोनों में है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। और सामवेद में ऋग्वेद के ही श्लोकों को इस तरह व्यवस्थित किया गया कि उन्हें संगीत के रूप में गाया जा सके। इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन इन सब में अथर्ववेद सबसे अलग लगता है। हाँ, अथर्ववेद में तो जादू टोना, रोग निवारण और आम इंसान की चिंताएं भरी पड़ी हैं। ऐसा क्यों? अथर्ववेद इसलिए अहम है क्योंकि बाकी 3 वेद मुख्य रूप से कुलीन वर्ग या पुजारियों के कर्मकांडों से जुड़े हैं, जबकि अथर्ववेद सड़क पर चलने वाले आम इंसान के मनोविज्ञान को दर्शाता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल वेद लगता है। हाँ, लेकिन इन वेदों के साथ एक बड़ी तकनीकी चुनौती थी। सदियों तक इन्हें लिखा नहीं गया था। अरे हाँ, श्रुति परंपरा। इन्हें सुनकर और बोलकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था। बिल्कुल। तो अगर कोई चीज सिर्फ जबानी याद रखी जा रही है, तो वो तो उस टेलीफोन गेम की तरह बदल जानी चाहिए थी। मतलब 1000 सालों में श्लोकों का मतलब और उच्चारण करप्ट क्यों नहीं हुआ? और यहीं पर वेदांग का आविष्कार हुआ। वेदों के अर्थ और उच्चारण को सदियों तक सुरक्षित रखने के लिए 6 वेदांग बनाए गए। 6 वेदांग: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। सही कहा। आप इन्हें एक तरह का फोनेटिक लॉक या ग्रामेटिकल फायरवॉल कह सकते हैं। ग्रामेटिकल फायरवॉल, क्या बात है। इन्होंने सुनिश्चित किया कि किसी भी श्लोक का उच्चारण एक मात्रा या स्वर तक भी ना बदले। ये प्राचीन भारत की डेटा प्रिजर्वेशन की सबसे जटिल तकनीक थी। ये तो सच में कमाल की बात है कि उन्होंने भाषा को ही एक पासवर्ड से सुरक्षित कर दिया। अब अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो पुराणों का जिक्र आता है। कुल 18 पुराण हैं। हाँ, और एग्जाम्स में अक्सर मैच द फॉलोइंग में पुराणों और राजवंशों का मिलान पूछा जाता है। एक सामान्य एग्जाम हैक के तौर पर हम याद करते हैं, मत्स्य पुराण सबसे पुराना है और सातवाहन वंश से जुड़ा है, और विष्णु पुराण मौर्य वंश से, और वायु पुराण गुप्त वंश से। लेकिन ये तो रट्टा मारने वाली बात हुई। सवाल ये है कि ये पुराण इन्हीं विशेष राजवंशों से ही क्यों जुड़े हैं? इसका कारण
पूरी तरह से राजनीतिक था। राजनीतिक? वो कैसे? जब मौर्य या गुप्त जैसे बड़े साम्राज्यों का उदय हुआ तो राजाओं को अपनी सत्ता को वैध ठहराने के लिए, यानी उसे लेजिटिमाइज करने के लिए ईश्वरीय समर्थन की जरूरत थी। तो उन्होंने धर्म का सहारा लिया। बिल्कुल। उन्होंने उस समय लिखे या संकलित किए जा रहे पुराणों को संरक्षण दिया। इसलिए वायु पुराण, जो गुप्त काल के दौरान आ रहा था, गुप्त राजाओं की महानता को देवलोक से जोड़कर प्रस्तुत करता है। अच्छा, तो ये उस समय का पॉलिटिकल पीआर था। मतलब राजा ये पक्का कर रहे थे कि जनता उन्हें भगवान का प्रतिनिधि माने। एकदम सही। इसका मतलब है कि हमारे अपने साहित्य में भी राजाओं का एजेंडा शामिल था। तो अगर हम सिर्फ अपनी ही लिखी किताबें पढ़ेंगे तो कहानी एक तरफा होगी। हाँ, अपनी रिज्यूमे में कोई अपनी कमियां थोड़ी लिखता है। सही बात है। इसीलिए हमें एक बाहरी नजरिए की जरूरत पड़ती है। और यहाँ एंट्री होती है प्राचीन काल के ट्रैवल व्लॉगर्स की, विदेशी यात्रियों की। बिल्कुल। विदेशी यात्रियों के विवरण हमें वो आईना दिखाते हैं जो स्थानीय साहित्य अक्सर नजरअंदाज कर देता है। अगर हम यूनानी लेखकों की बात करें तो हेरोडोटस का नाम सबसे पहले आता है, जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, और उनकी किताब हिस्टोरिका है। हाँ, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण नाम मेगास्थनीज का है, जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसने इंडिका लिखी थी। लेकिन यहाँ मुझे एक समस्या लगती है। क्या समस्या? क्या इन यात्रियों की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सकता है? मेगास्थनीज ने लिखा कि भारत में कोई दास प्रथा नहीं थी और यहाँ समाज 7 जातियों में बटा था, जबकि हमारा साहित्य तो कुछ और ही कहता है। ये बहुत ही शानदार सवाल है। ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई विदेशी टूरिस्ट भारत आए, उसे भाषा समझ ना आए और वो इंस्टाग्राम पर कुछ भी गलत मतलब निकालकर पोस्ट कर दे। ये बहुत ही सटीक उपमा है। दरअसल मेगास्थनीज को भारतीय भाषाओं का ज्ञान नहीं था। जब उसने यहाँ 7 जातियां देखीं, तो वो वर्ण व्यवस्था और प्रोफेशनल गिल्ड्स के बीच भ्रमित हो गया था। अच्छा, तो उसने पेशों को ही जाति मान लिया। हाँ, दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, उसने इन सबको जातियां मान लिया। और जहाँ तक दास प्रथा की बात है, हाँ, उसने कहा था कि यहाँ दास नहीं थे, क्योंकि यूनान में दासों के साथ बहुत क्रूर व्यवहार होता था। जब उसने देखा कि भारत में घरेलू काम करने वाले दासों के साथ वैसा अमानवीय व्यवहार नहीं हो रहा है, तो उसे लगा कि यहाँ दास प्रथा ही नहीं है। अरे वाह, तो ये सिर्फ नजरिया और अनुभव का फर्क था। बिल्कुल। इसलिए इतिहासकार कभी भी इन विवरणों को अंतिम सत्य नहीं मानते, वे उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। और अगर हम चीनी यात्रियों की बात करें, फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया और हुएनसांग जो हर्षवर्धन के समय आया, इनका नजरिया क्या था? चीनी यात्रियों का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक या व्यापारिक नहीं था। उनका उद्देश्य विशुद्ध रूप से धार्मिक था। वे बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथों को पढ़ने और ले जाने आए थे। हुएनसांग ने तो नालंदा में पढ़ाई भी की थी और सीयू की लिखी थी। हाँ, और उनकी किताब बौद्ध धर्म की दृष्टि से उस समय के समाज का बहुत गहरा विश्लेषण करती है। लेकिन उनका जोर ज्यादातर धार्मिक मठों पर ही रहा। और फिर मध्यकाल के आसपास अरबी यात्रियों का दौर आता है। महमूद गजनवी के साथ अल-बरूनी भारत आया। अल-बरूनी बाकी यात्रियों से अलग कैसे था? अल-बरूनी इसलिए खास था क्योंकि वो महज एक दर्शक नहीं था, वो एक वैज्ञानिक और गणितज्ञ था। उसने भारत को समझने के लिए बाकायदा संस्कृत सीखी। अच्छा, तो उसकी किताब किताबुल हिंद ज्यादा सटीक होगी? बिल्कुल। वो राजपूत कालीन समाज, मूर्तिकला और यहाँ तक कि भारतीयों के ब्रह्मांड विज्ञान का बहुत ही क्रिटिकल विश्लेषण है। इसके बाद 14वीं सदी में इब्न बतूता भी आया, जिसने रेहला लिखी थी, और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी भी बनाया था। हाँ, एकदम सही। तो ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि हमारे पास किताबों और यात्रियों का बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन जैसा हमने देखा, सब में मिलावट या गलतफहमी की गुंजाइश है। बिल्कुल है। किताबें झूठ बोल सकती हैं, यात्री गलतियां कर सकते हैं। तो फिर सबसे निष्पक्ष और अचूक सबूत कौन सा है? इतिहास का सबसे निष्पक्ष साक्ष्य वो है जो जमीन के नीचे दबा हुआ है या पत्थरों पर उकेरा गया है, यानी पुरातत्व और पुरालेख शास्त्र, एपिग्राफी। और इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को, जिन्हें भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है, इतनी अहमियत दी जाती है। हाँ, उन्होंने ये साबित किया कि जब साहित्य चुप हो जाता है तब पत्थर बोलते हैं। और एग्जाम्स के लिए ये बोलते पत्थर या अभिलेख बहुत जरूरी है। छात्र अक्सर इनमें उलझ जाते हैं। अगर हम एक क्रम में देखें तो सबसे पहले हाथी गुम्फा अभिलेख का जिक्र आता है।
कलिंग राजा खारवेल का अभिलेख। हाँ, और ये सिर्फ एक तारीफ नहीं है, बल्कि ये वो पहला पत्थर है जिस पर भारतवर्ष शब्द उकेरा गया था। फिर आता है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, जो शक-क्षत्रप रुद्रदामन का है, वो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताता है। उसमें क्या खास है? यह विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया पहला लंबा अभिलेख है। इसमें बताया गया है कि रुद्रदामन ने सुदर्शन झील के बांध की मरम्मत करवाई थी, जो मौर्य काल में बना था। तो ये जल प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट का सबूत है। बिल्कुल। सदियों बाद भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसे जारी थीं, ये उससे पता चलता है। फिर आता है प्रयाग प्रशस्ति, जो सीधे तौर पर समुद्रगुप्त से जुड़ा है। इसे उनके दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा था। हाँ, वो एक तरह से समुद्रगुप्त का पॉलिटिकल रिपोर्ट कार्ड था। और ऐहोल अभिलेख, जो पुलकेशन द्वितीय का है, इसमें हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराने का जिक्र है। और अगर ये अभिलेख ना होता तो क्या उत्तर भारतीय साहित्य ये हार स्वीकार करता? शायद कभी नहीं। साहित्य अक्सर हार को छिपा लेता है, लेकिन पत्थर उसे दर्ज कर लेते हैं। इसके अलावा पुरातात्विक साक्ष्यों में प्राचीनतम सिक्कों का भी बहुत महत्व है। पंचमार्क सिक्के। हाँ, शुरुआत में सिक्कों पर राजाओं के नाम या चेहरे नहीं होते थे। उन्हें केवल चांदी या तांबे के टुकड़ों पर पेड़, मछली या सांड जैसे ठप्पे मारकर बनाया जाता था। इसीलिए उन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क्ड कॉइन्स कहते हैं, और साहित्य में इन्हें काषाढ़पण कहा गया है। बिल्कुल। और इन सिक्कों का मिलना हमें अर्थव्यवस्था की मजबूती बताता है। तो ये पत्थर, सिक्के हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां कोई लिखित दस्तावेज नहीं था, और इसी आधार पर इतिहासकारों ने समय को लिपि के आधार पर बांटा है। प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल, जब इंसान को लिखना नहीं आता था। प्री हिस्ट्री, उसका पूरा इतिहास हम सिर्फ औजारों से समझते हैं। और इसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्ट्री। ये वो दिलचस्प समय है जब लिपि तो मौजूद थी, लेकिन हम आज तक उसे पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। बिल्कुल। हमारे पास उनकी मोहरें हैं, लेकिन जब तक हम उस लिपि को डिकोड नहीं कर लेते, तब तक वो आद्य ऐतिहासिक काल ही रहेगा। और अंत में है ऐतिहासिक काल, जहां हमारे पास लिखी हुई सामग्री है और हमने उसे पढ़ भी लिया है, जैसे मौर्य या गुप्त काल। एकदम सही। अगर हम पाषाण काल की बात करें तो एग्जाम्स में इसके 3 बड़े तकनीकी विकास बार बार पूछे जाते हैं। पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी क्रांति थी आग पर नियंत्रण, जिसने मानव मस्तिष्क के विकास में बड़ी मदद की। फिर मध्य पाषाण काल आया, जहां इंसान ने छोटे नुकीले हथियार बनाना शुरू किया, जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। हाँ, ये टूल मेकिंग का अपग्रेड था। और फिर नवपाषाण काल, जिसने पहिए का आविष्कार किया और इंसान ने खेती करना शुरू कर दिया। और इसी नवपाषाण काल के तहत हमने शुरुआत में बुर्ज-होम की बात की थी। जहां से गड्ढे वाले घर और कुत्तों के कंकाल मिले। देखिए, ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। बिल्कुल। नवपाषाण काल का वो इंसान जो अब खेती कर रहा था, उसे रखवाली के लिए एक वफादार साथी की जरूरत थी, और कुत्ते ने वो जगह ली। इसीलिए मौत के बाद भी उन्हें साथ दफनाया गया। ये केवल तथ्य नहीं, विकास की एक कहानी है। अगर हम इस पूरी जांच पड़ताल को एक साथ रखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि इतिहास कोई एक सीधी लकीर नहीं है। हाँ, ये एक जटिल पजल है। ऋग्वेद का 10वां मंडल हमें समाज के बंटवारे का संकेत देता है। वेदांग उस जानकारी को बचाते हैं। विदेशी यात्री अपने नजरिए से पजल के हिस्से जोड़ते हैं, और जब ये विरोधाभास पैदा करते हैं तब अभिलेख एक ठोस पत्थर की तरह सच्चाई सामने लाते हैं। बिल्कुल सही। और एग्जाम की तैयारी करते समय बस ये याद रखना है कि कौन सा सबूत किस मकसद से आया था। तब इतिहास कभी बोझिल नहीं लगेगा। इस चर्चा के अंत में मैं एक ऐसे पुरातात्विक सबूत का जिक्र करना चाहूंगा जो अगर न मिलता तो भारत के इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय हमेशा के लिए खो जाता। अच्छा, वो कौन सा सबूत है? वो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिला भीतरी स्तंभलेख। इस एक अकेले पत्थर के खंभे पर गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त और खूंखार विदेशी आक्रमणकारियों हूणों के बीच हुए भयंकर युद्ध का वर्णन है। हूणों का आक्रमण। हाँ, हूण इतने क्रूर थे कि उन्होंने दुनिया के कई बड़े साम्राज्यों को तबाह कर दिया था, लेकिन भारत में स्कंदगुप्त ने उन्हें बुरी तरह खदेड़ दिया। अरे वाह! जरा सोचिए, अगर समय की मार से वो एक अकेला पत्थर नष्ट हो गया होता तो आज हम कभी जान ही नहीं पाते कि भारत ने खुद को इतने बड़े वैश्विक खतरे से कैसे बचाया था। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। एक अकेला पत्थर एक पूरी सभ्यता के अस्तित्व की कहानी समेटे हुए है।
कौन जाने आज भी हमारे पैरों के नीचे ऐसे न जाने कितने रहस्य दबे होंगे जो किसी दिन सामने आएंगे और इतिहास को बदल देंगे। इस खोजबीन के रोमांच को महसूस करते हुए आज के इस गहन विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। आगे भी इन जटिल परतों को इसी तरह सुलझाते हैं।